हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 5वें नंबर चैप्टर को, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को कंबाइंड रूप से एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है, उसमें तीसरा सेट है आज। और तीसरे सेट में हम लोग 5वें और 6ठे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो ये सभी कोई जानता है कि नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। थोड़ी और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे वो जो पेशवा जो थे वो अंतिम पेशवा थे। क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम पेशवा मराठा का अंतिम पेशवा कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। और ये कितने नंबर वाले पेशवे थे, यानी कि इनसे पहले कितने पेशवा बन चुके थे ये, और कितने नंबर पर थे? तो ये 8वें पेशवा थे, है ना। कितने नंबर वाले पेशवा थे? बाजीराव द्वितीय जो थे वो 8वें पेशवा थे। इनकी जो मृत्यु हो रही है वो 1851 के आसपास में इनकी क्या हो जा रही है? मृत्यु हो जा रही है। जिसके बाद इन्होंने अपने जो गोदलेवे पुत्र था, वो गोदलेवे पुत्र जो है ये इनको क्या करता, अंग्रेज पेशवा न बना के इनको रिटायर करके भेज देता है कानपुर में, जहां इनको पेंशन पर रखा जाता है। किनको? नाना साहब को। जो कौन थे भैया? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र मतलब तो होता है गोद लिए हुए पुत्र, ठीक है। इनका अपना बेटा नहीं था, इन्होंने गोद लिया हुआ था। किनको? नाना साहब को, ठीक है। अगला आ जाते लो, अगले क्वेश्चन देखते लो। कह रहे कि किसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? तो विद्रोह का नेता किसको घोषित किया गया था भैया? देखिए हुआ क्या था एक्चुअली में, जब जो मंगल पांडे है, मंगल पांडे द्वारा विद्रोह जब किया जाता है, कब विद्रोह हुआ था? याद रखिएगा, मंगल पांडे विद्रोह किए थे 29 मार्च 1857 को। कब किए थे? 29 मार्च 1857 को। क्यों विद्रोह किए थे? तो जो गाय और सुअर की चर्बी से जो बनता था, जो गोली था ना, गोली के ऊपर का जो कवर बनता था, जो इसे गोली था, बंदूक की गोली, ठीक है, इसके ऊपर में एक कवर लगाया जाता था, एक लेयर लगाया जाता था प्लास्टिक टाइप का, ठीक है, चर्बी का लेयर लगता था, जो कि गाय और सुअर की बनी हुई रहती थी, ऐसा सिपाहियों का मानना था, ठीक है। और इसको मुंह से ऐसे निकाल कर और उसको भरना पड़ता था बंदूक में, ठीक है, जो कि नया बंदूक आया हुआ था जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, ठीक है। अब इस राइफल में इस तरह की गोली भरने के लिए पहले चर्बी को मुंह से निकालिए, फेंकिए, जिसका विरोध करने लगे मुस्लिम और हिंदू दोनों ही, ठीक है, क्योंकि दोनों की धार्मिक आस्था से ये खिलवाड़ हो रहा था। जिसमें सबसे पहले आवाज़ उठाए थे मंगल पांडे। 29 मार्च को इन्होंने ये इनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। इनकार कर दिया तो इन पर क्या हुआ कि इन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिससे इन्होंने गुस्सा के क्या किया, 8 अप्रैल 29 मार्च के बाद क्या, 8 अप्रैल यानी कि 8-9-10 दिन बाद 8 अप्रैल को इन्होंने अपने अफसर पर हमला बोल दिया। और अपने अफसर पर हमला बोलने के कारण इनको क्या किया गया, पकड़ लिया गया। अब पकड़ के इनको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। तो हमला बोलते हैं अपने अफसर पर, जिसके कारण इनको पकड़ के क्या किया जाता है ना, इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। कब इनको फांसी पर लटकाया जाता है? याद रखिएगा, फांसी पर लटकाया गया था मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद से जब 8 अप्रैल को इनको लटका दिया गया, उसके बाद बहुत सारे और भी सिपाही थे जो मंगल पांडे को जो ये कार्य था या ये जो घटना हुई थी, इस घटना को सही मानते थे। उन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू किया। तो 9 मई को लगभग 9 मई को 85 और सैनिकों को अंग्रेजों ने क्या किया, पकड़कर उनको 10-10 साल का सजा दे दिया कि भाई साहब आप सभी जो है हमारे बात नहीं मान रहे, अफसरों का बात नहीं मान रहे, अफसरों का विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह से 9 मई को घटना याद रखिएगा, 29 मार्च 8 अप्रैल 9 मई, 29 मार्च को विरोध करते हैं मंगल पांडे, 8 अप्रैल को इनको फांसी पर लटका दिया गया। और 9 मई को फिर और अन्य जो सैनिक थे उन पर भी कार्रवाई की जाती है, और लगभग 85 से 90 सैनिकों को जेल में ठूस दिया जाता है 10-10 साल के लिए। जिससे क्या हुआ ना कि पूरा ही लोग जो भड़क गए, ठीक है, बैरकपुर से लेकर मेरठ तक लोग सब भड़क गए। बैरकपुर छावनी के थे कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एनआई जो होता है, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री के बंगाल से पैदल जो सैनिक होता है ना, उसके सिपाही थे कौन? मंगल पांडे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिल रहा होगा, है कि नहीं है? तो ये चीज़ें को नोट कर रखिएगा। पूछेगा कि घोड़सवारी सैनिक थे मंगल पांडे की, पैदल सैनिक के सिपाही थे, तो पैदल सैनिक के सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे जो बंगाल रेजिमेंट में था, ठीक है। और ये जो ब्राह्मणों का अलग रेजिमेंट होता था उसके मेंबर थे या उसके सैनिक थे मंगल पांडे, ठीक है। 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह किया, 8 अप्रैल को फांसी लगाया गया। 9 मई को मेरठ में सिपाहियों ने हल्ला किया तो उनको भी पकड़ के 10 साल की सजा मिल गया। अब अगले दिन 10 मई को पूरा सैनिक ही विद्रोह पे आ गए, जो भारतीय सैनिक थे
भारतीय सैनिक ने अपने अफसरों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। जेल में जो उनके कैदी बंद थे उनको वहाँ से निकाला गया और निकाल के आके क्या किया गया, वो दिल्ली की तरफ बढ़े, दिल्ली की तरफ कुछ किए। कब? 10 मई को। और 10 मई को दिल्ली की तरफ कुछ की और वो दिल्ली पहुँच के बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिए कि भैया यही हम लोग का नेता रहेंगे और यही मार के अंग्रेजों को भगाएंगे। ठीक है, तो जो 1857 की क्रांति था उस किसको नेता घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। अगला जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 3 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो 3 मई कर रहा हूँ, मई 1857 क्योंकि तीसरा नंबर क्वेश्चन है। मई 1857 की क्रांति जो हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो मई में जो शुरू हुआ था ना वो था मेरठ से। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। और मार्च में जो शुरू हुआ था वो बैरकपुर छावनी मंगल पांडे था। ठीक है, मंगल पांडे ने उन्होंने विद्रोह किया था। तो ये मई के पूछ रहा है, तो मई में यानी कि 9 मई और 10 मई, 9 मई को तो सज़ा मिलता है मेरठपुर सैनिकों को और 10 मई को पूरे मेरठपुर के सैनिक जो है हल्ला बोल देते हैं। तो एग्जैक्ट अगर डेट देता तो 10 मई 1857 की जो घटना था वो क्या हुआ? मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है जी, झांसी की रानी क्या चाहती थी? तो झांसी की रानी जो ये क्या चाहती थी, याद रखिएगा, झांसी की जो रानी थी उन्होंने देखा कि उन कंपनी, पहला नंबर देखेंगे तो लिखा है कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य हड़पना चाहती थी। ठीक है, बात तो सही है, हड़पना चाहती थी, है ना। जो डलहौजी का नीति आया था विलय नीति, जिसका किसी भी तरह का जिनके क्या थे अपना पुत्र नहीं थे वो उसमें क्या करता था, अपने क्षेत्र में मिला लेता था। जिसका उत्तराधिकारी नहीं है अंग्रेज हड़प लेते थे। ठीक है, जिसके कारण वो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी बहुत सारी जगहों को हड़प लिया था। ये कौन हड़प लिया था? ये क्या नाम इसका? डलहौजी। ठीक है, यही नियम लाया था। उसके बाद से उससे पहले आ चुका था सहायक संधि, जिसमें हैदराबाद का निज़ाम और अवध का नवाब के भी क्षेत्र को मिला लिया गया था सहायक संधि के तहत में। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि झांसी की रानी क्या चाहती थी? तो अंग्रेज जो कब्जा कर रहे थे, और दूसरा लिखा हुआ कि कंपनी उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने। वो चाहती थी कि जो अंग्रेज हड़प रहा है उसको छोड़े और उनके जो बेटा है जिनको उन्होंने गोद लिया यानी दत्तक तो पुत्र है उनको कंपनी जो है क्या करे, उत्तराधिकारी मारे। कहाँ उत्तराधिकारी मान ले? कहाँ की? झांसी के। ठीक है, मतलब इनके बाद वो राजा रहेंगे। तो ऐसा कंपनी नहीं मानता था। तो इसमें कह रहा है क्या चाहती थी? ये दोनों ही चाहती थी झांसी की रानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 5वां नंबर क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे लिखा हुआ है 1856 ईस्वी में किसान और ज़मींदार क्यों परेशान थे? तो भैया किसान और ज़मींदार के बारे में पिछले जो हम लोग जो सेट लगा रहे थे उसमें बताया था कि 3 तरह के भू राजस्व व्यवस्था थी। किसानों की हालत ख़राब होता था, रैयतवाड़ी, उसके बाद से आपका पहले शुरू में स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, है ना, कर्ज में दबे रहते थे, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो एक एक करके देखेंगे तो लिखा हुआ कि भारी भरकम लगान, ये तो बिल्कुल सही है। कर वसूलने में सख्ताई, मतलब कि ज़बरदस्ती से टैक्स वसूलना पड़ता था। कर्ज ना लौटा पाना, ये भी इनके लिए समस्या था। तो में से सभी हो जाएगी जो किसानों के एक मूल समस्या था। ठीक है, 6 नंबर लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए थे? तो अंग्रेज क्या क्या सुधार कर रहे थे? तो सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। 1829 में ही जो सती प्रथा के जो खिलाफ जो है कानून बनाता है विलियम बेटिक, जो था उस समय अंग्रेज था, और वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय काफ़ी कहते हैं उनके रिक्वेस्ट करने पर विलियम बेटिक जो था, है ना, वो क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगा दिया। सती प्रथा क्या था सभी को पता है। ठीक है, तो सती प्रथा पर रोक लग गया कब? 1829 में। कौन अंग्रेज रोक लगाया था? विलियम बेटिक। किसके कहने पर या किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के कहने पर। ठीक है, उसके बाद लिखा है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया, ये भी शुरू हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह जैसे ही नाम आ जाएगा तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह के सबसे ज़्यादा सपोर्टर जो थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 1856 में एक कानून बनाता है कौन? डलहौजी का शासन था उस समय, डलहौजी का 56 में शासन था। तो डलहौजी के समय में कानून बनता है विधवा पुनर्विवाह ना प्रोत्साहन, ये विधवा पुनर्विवाह कानून बनता है। किसके कौन चाहते थे? भारतीय में से कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाना चाहते थे और डलहौजी ने इसको लागू किया कब? 1856 में। सी में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया। देखिए शुरू में जब आप लोग को पढ़ा रहा था थ्योरी में तो बताया था उसमें कि जो जेम्स मिल और जोन्स मिल जो था या मैकाले था, इस सभी में अलग अलग लोगों में विरोधाभास था कि कोई कहता था कि भारतीय संस्कृति को बढ़ाया जाए, कोई कहता था नहीं भैया अंग्रेजी ही शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी माध्यम ही रहना चाहिए। अंततः लास्ट में
जो 1854 के आसपास में जो शिक्षा की जो नीति आई, जो कानून बन के आया, जिसको वुड डिस्पैच भी कहा गया। वुड डिस्पैच कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है कि वुड डिस्पैच क्या है। तो वो शिक्षा नीति के तहत मतलब शिक्षा में सुधार करने के लिए, भारतीय शिक्षा को चेंजिंग करने के लिए कि क्या बदलाव किया जाए, ये एक नीति आई जिसको वुड डिस्पैच भी कहा गया। ये आई थी 1854 के आसपास में। और ये उस समय जो अंग्रेज ने क्या किया, इसको लागू करने के लिए क्या किया कि जो नियम लगाया उसमें बताया कि जो भारतीय जो शिक्षा है वो अंग्रेजी मीडियम होगी, और वो जो प्राइमरी लेवल का होगा वो रीजनल लैंग्वेज में होगा, यानी कि वो क्षेत्रीय भाषा में होगा। लेकिन जो प्राइमरी से ऊपर का जो क्लासेज रहेंगे उसमें जो मीडियम रहेगा, वो भाषा रहेगा, वो अंग्रेजी मीडियम में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। तो ये इनमें से क्या आंसर हो जाना चाहिए? इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, मतलब ये सब चीज़ सुधार कर रहे थे अंग्रेज। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय सेना समुद्र रास्ता पसंद करते थे या नहीं, मतलब समुद्र को पार करना नहीं पसंद करते थे। उनका धार्मिक मानना था कि समुद्र पार करना एक तरह से पाप है, इसीलिए भारतीय सेना जो थी समुद्र पार करना नहीं चाहती थी। ठीक है ना। और ये क्यों ये सब आ रहा है क्वेश्चन? ये आ रहा है कि इसी के वजह से ही 1857 की क्रांति होगी, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को दबा के रखना, ठीक है, चाहे सैनिकों पर जोर जबरदस्ती करना, सैनिकों को मना करने के बावजूद चर्बी वाला सामान मतलब गोली दे देना, फिर उनको समुद्र को पार ले जाना। जो बर्मा का युद्ध हुआ था, उस बर्मा के युद्ध में ज़बरदस्ती भारतीय सैनिक को समुद्र पार करके लेके गया लोग। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएं हो रही है ना, इस घटनाओं का जो बाद में इसका विरोध शुरू होगा तो पूरी भारतीय जनता ही खिलाफ में आ जाएगी और भयानक लड़ाई होगा, भयानक क्रांति होगी, जिसको 1857 की क्रांति कहा जाएगा। तो यही चीज़ उसमें आ रहा है। अवध क्या था? तो अवध क्या था? एक अवध तो देखेंगे तो वो एक रियासत था, है ना, रियासत था, एक क्षेत्र था। ठीक है, तो अवध की अगर पूछा जाए कि स्थापना किसने किया था, तो नाम आता है सआदत अली का नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा, सआदत अली जो थे वो अवध की स्थापना करते हैं। लगभग 1722 के आसपास में अवध की स्थापना की जा रही है सआदत अली के द्वारा, और उस समय राजधानी रखा गया था फैजाबाद। ठीक है, बाद में अयोध्या भी हुआ, लखनऊ भी हुआ। ठीक है ना। वर्तमान समय में जैसे कि ये अवध क्षेत्र है कहाँ? यूपी में है। तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो सआदत अली करते हैं, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी कहाँ थी उस समय? तो फैजाबाद में उसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये क्या है? अवध एक रियासत है। रियासत था। अभी जब देश आज़ाद हुआ था ना हम लोग का, तो उसमें से 500 से ज़्यादा रियासत थे देश आज़ाद। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो सभी रियासतों को एक करके भारत को एकजुट किए, एकीकरण किए, है कि नहीं है? जैसे कि बिस्मार्क किया था, लेनिन किया था, ये सब लोग जो अपने क्षेत्र में जो एकीकरण कर रहे थे। विश्व इतिहास पढ़ाएंगे जब, उसमें बताएंगे डिटेल से। तो भारत में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत को एकीकरण किए थे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो ऊपर ही बताएं आप सभी को कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। 1851 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी ने किस चीज़ से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था? ठीक है, कंपनी क्या चाहता था ना कि धीरे धीरे इनकी नामो निशान मिटा दी। किनका? मुगलों का। तो सिक्का पर मुगलों का नाम होता था तो उसको हटाना शुरू किया, जैसे कि जनता में मुगलों का जो है ना, मुगलों का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होता जाए, मुगलों का लोग धीरे धीरे भूलते जाए, फिर धीरे धीरे आसानी से कब्जा करने में आसान रहेगा, या अपना शासन चलाने में आसान रहेगा। यही अंग्रेजों की नीति थी। तो सिक्के पर से इनका नाम हटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए आसान बनाने के लिए एक नई कानून कब पारित किया गया था? ठीक है, देखिए जो अंग्रेज़ थे उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि भैया कि अब जो है इनको टॉर्चर करने के लिए लोगों को, ठीक है, क्या किया जाए कि ईसाई धर्म को इन्होंने अपना छूट दे दिया कि जो लोग भी ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करते हैं उनकी जो संपत्ति है, उनकी पैतृक संपत्ति उनको रखने दिया जाएगा। मतलब सिंपली समझिए, ईसाई धर्म एक्सेप्ट कीजिए, बहुत सारे छूट आपको अंग्रेज देते थे। ठीक है, तो ये परिवर्तन वाला कानून लाए थे 1850 के आसपास में। अगला लिखा हुआ है कि डैश उन अंतिम रियासतों में से था जिससे अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अपने कब्जे में कर लिया था। यानी कि जो अंतिम जो रियासत था जिसको अंग्रेजों ने अपना हड़प लिया वो था अवध। इसको 1856 ईस्वी में इसको भी कब्जे में कर लिया गया था। ठीक है, आ गया जी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन। 1849 ईस्वी में गवर्नर डलहौजी जो था क्या ऐलान किया था? तो ये जो गवर्नर डलहौजी जो था ये ऐलान किया क्या भैया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है
है ना, बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकल जाए, ठीक है, इसने कहा, ठीक है, बहादुर शाह के परिवार को कहीं और बसाया जाएगा। मतलब क्या किया 1849 ईस्वी में उसने कहा कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद, है ना, कि उसके परिवार के जितने भी लोग हैं इनको बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, बहादुर शाह के मरने के बाद। किसने कहा था भैया? तो ये कहा था डलहौजी ने 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1856 ईस्वी में गवर्नर जो कैनिंग था उसने क्या फैसला लिया? तो उसने फैसला लिया कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होगा, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे, उसमें उससे उन्हें केवल राजकुमार के रूप में ही मान्यता प्राप्त होगी। मतलब धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी सत्ता ही समाप्त करना शुरू कर दिया कि भैया अब जो मुगल कोई बादशाह ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दिमाग लगा अंग्रेजों ने, इनको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश किया। 15 नंबर लिखा है कि जब एक समूह के रूप में सैनिक सेना में अपने अधिकारियों की अवज्ञा करता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब कह रहा है क्या सिंपली कि जो सैनिक थे वो अगर बात नहीं मान रहे थे, आज्ञा नहीं मान रहे थे, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको विरोध कहा जाएगा। सिंपली बात है, क्या कहा जाएगा भैया? तो उसको कहा जाएगा विरोध। अगला क्वेश्चन है जी, अगला लिखा हुआ है कि बर्मा जाने के लिए क्या पार करना पड़ता था? तो बर्मा ही तो जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता था, जिसके कारण ही तो विद्रोह शुरू हुआ ना, मतलब कि जो भारतीय सैनिक थे वो गुस्साने लगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 17 नंबर, ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया था? तो ईसाई धर्म का भी जस्ट देखे लो कि ये जो कानून बना था 1850 के आसपास में कानून बना था, जो कोई भी ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो उसको भारी जो है छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है जी, मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे के बारे में भी जस्ट मैंने बताया कि मंगल पांडे जो थे एक युवा सिपाही थे और सारी घटनाएं बता दी 29 मार्च से लेकर 8 अप्रैल से लेकर, और ये उसके बाद से मई वाली जो घटना थी, सारी घटना का भी जस्ट हम लोग चर्चा किया लो। तो ये क्या थे? एक युवा सिपाही थे और ये 34वें जो नेटिव इन्फेंट्री था उसके बंगाल वाली का ये रेजिमेंट का मेंबर थे या सैनिक थे, ठीक है। आ गया जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अंग्रेज ने संपूर्ण भारत पर लगभग कब तक विजय प्राप्त कर ली थी? तो जो अंग्रेज जो था ना वो लगभग 1856 तक पूरे भारत पर कब्जा कर चुका था। उसी के बाद तो विद्रोह ही शुरू हुआ। 1856 तक ये लगभग बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर चुका था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ था? देखिए, स्वतंत्रता के लिए जो पहला जो विद्रोह हुआ था भारत में वो पूरी 1857 की क्रांति जो होती है एक स्वतंत्रता की क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। अगला लिखा है, अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में कब शामिल किया था? तो देखिए, अंग्रेज जो थे ना वो झांसी को 1854 ईस्वी में अपने राज्य में अपने कब्जे में ले लिए थे। फिर उसके बाद से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी वो इसका विद्रोह की, विरोध की। उसके बाद से लड़ाई हुआ, लड़ाई के बीच में उसके बाद क्या हुआ कि जो झांसी की रानी थी इनको मार्च 1858 ईस्वी में ये हार गई और जून 1858 ईस्वी में ये वीरगति की यानी शहीद हो गए, ठीक है। वीरगति को प्राप्त हुई है कौन? झांसी की रानी महारानी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन पेशवा का दत्तक पुत्र था? तो ये नाना साहब अभी जस्ट पढ़े तो पेशवा जी के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था उस समय चर्बी वाला कारतूस था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 18वीं सदी में क्या हुआ था? तो 18वीं सदी में देखेंगे तो राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी, ठीक है। उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगा, ये भी ठीक है। भारतीय सैनिकों की स्वतंत्रता कम करने होने लगी, ठीक है। यानी ये सब चीज़ों पर दबाव बनाने लगा सब अंग्रेज, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 25 नंबर लिखा हुआ है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था भैया? तो उस समय तो कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर के, आरा जिला के जगदीशपुर के कौन थे? कुंवर सिंह थे, बिहार से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था भैया? तो ये तो सैनिकों का अपमान किया जाना, सैनिकों को कम वेतन दिया जाना, सामाजिक कुरीतियों को रोक लगाना, नहीं, चर्बी वाले कारतूस हो जाएगा, ये चर्बी वाला कारतूस, ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन था? तो 1856 में अगर देखा जाएगा तो गवर्नर जो था वो था डलहौजी, लेकिन डलहौजी सर सब कांड किया, बाद में फोड़ना पड़ा, किसको? कैनिंग को झेलना पड़ा, ठीक है। डलहौजी ये 56 तक गवर्नर रहा, बाद में कैनिंग बन गया, भारत का जो गवर्नर बन गया, ठीक है। तो उसको उसी के समय में, कैनिंग के समय में ही जब गवर्नर जनरल था तो उस समय ही क्या हुआ कि विद्रोह हुआ भयानक रूप से।
बाद में गवर्नर जनरल का ही पद हटा दिया गया और हटा के और वायसराय का पद ला दिया गया 1857 की क्रांति के बाद। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े लो कि मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था वो दिया गया था 8 अप्रैल को हमला करने के कारण इनको फांसी दिया गया था। तो 8 अप्रैल इस ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है। 29 मार्च को तो ये विरोध किए थे। 10 मई के तो मेरठ से हमला हुआ था। 29 अप्रैल नहीं 29 मार्च होना चाहिए। 29 मार्च को ये विरोध किए थे, लेकिन फांसी जो दिया गया था, फांसी जो दिया गया था ये तो 8 अप्रैल को दिया गया था। इस क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया हुआ, इसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों ने ये पीडीएफ ले लिया है थोड़ा सा इसको करेक्शन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों किताबों में ही सीधे सीधे लिखा है कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था भैया? तो 8 अप्रैल को दिया गया था। ये दोनों किताबों में लिखा हुआ है। तो यहाँ आंसर नहीं दिया, इसको 8 अप्रैल कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा आप लोग अपने पीडीएफ में। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला होगा और वो चाहते होंगे पीडीएफ, अगर उनको खुद से भी पढ़ना है ना, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से इसको पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह का शुरुआत हुआ था वो मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे तो अपना खुद के लिए लड़े थे, वो पूरा विद्रोह नहीं हुआ था। एक तरह से मंगल पांडे पर्सनली अपना विरोध कर रहे थे कि भैया हम नहीं यूज कर सकते हैं ये चर्बी वाला कारतूस को। ठीक है, बाद में सैनिक विद्रोह या पूरी तरह से विद्रोह अगर कहा जाएगा तो जो मेरठ की छावनी से जो हुआ था उसको विद्रोह माना जाता है। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ जेल भेज दिया गया था? तो इनको बंदी बनाकर रंगूर में जेल भेज दिया गया ना। वहाँ पर रंगूर में इनको क्या कर दिया गया? जेल भेज दिया गया 1858 ईस्वी में पकड़ कर। ठीक है, और बाद में यहीं पर इनकी जो है क्या हो जा रही है? मृत्यु हो जा रही है। किनकी मृत्यु हो जा रही है? तो जो बहादुर शाह जफर थे इनकी मृत्यु हो जा रही है ना। कहाँ पे? रंगूर के जेल में ही 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो इनको 7 नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु होती है। दिन था फ्राइडे का दिन। क्वेश्चन पूछ देगा कि इनको फांसी कब दिया गया था बहादुर शाह जफर को? नहीं सॉरी, फांसी नहीं, वो मर गए वहाँ पर, उनको फांसी नहीं दिया गया था, वो तबीयत खराब हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। रंगूर जेल में इनको उठाकर डाल दिया गया था 1858 में ही, अक्टूबर 1858 में ही। ठीक है, लेकिन इनकी जो मृत्यु हो जा रही है वो 7 नवंबर 1862 में रंगूर जेल में इनकी मृत्यु हो जा रही है। उस दिन था फ्राइडे का दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते लो। 31 में लिखा है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु वही अभी बोले कि 7 नवंबर 1862 ईस्वी को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई रंगूर में। अवध राज्य को डैश ने अपने कंपनी सरकार के साथ एक सहायक संधि में प्रवेश किया। तो सहायक संधि, देखो सहायक संधि में जब हुआ था ना प्रवेश, वो तो हो गया था 1801 में ही। बाद में इसको विलय नीति के तहत इसको 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने हड़प लिया। और सहायक संधि तो 1801 में ही स्वीकार कर लिए थे। सहायक संधि में सबसे पहले स्वीकार करने वाला जो था वो हैदराबाद का निजाम और बाद में अवध का नवाब थे। 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है डैश पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो फिर वही क्वेश्चन नाना साहब थे। क्वेश्चन रिपीट हो गया बाई मिस्टेक ये चीज़ें। किसने तय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो ये जो तय किया था वो तय किया था कैनिंग। ठीक है, कि इसके बाद जो है कोई भी मुगल बादशाह नहीं होगा। ठीक है, अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? तो अवध को अंग्रेजों ने कब्जा में अपने ले लिया 1856 ईस्वी में, अपने कब्जे में ले लिया। जब है ना पूरी तरह से कब्जा में हो गया विलय नीति के तहत में, पूरे कब्जे में ले लिया किसको? अवध को। 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो 1857 को अगर देखा जाएगा तो उसमें क्रांति के समय दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर था। 19वीं सदी के दौरान डैश का विरोध उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। देखिए, तो सबसे बड़ा विद्रोह अगर देखा जाएगा तो 1857 का विद्रोह था शुरुआती समय में का। अगला लिखा है 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था। बैरकपुर विद्रोह 1824 के संबंध किसके साथ है?
देखिए बैरकपुर में जो है ना 1824 में भी एक बार विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। वो जो विद्रोह हुआ था ना वो धार्मिक आस्था से अंग्रेजों द्वारा खिलवाड़ करने के कारण हुआ था। जैसे कि हिंदू लोगों को जो तिलक लगाने पर रोक लगा दिया था अंग्रेज, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने पर रोक लगवा देता था, ट्रिम कर देता था, पूरा दाढ़ी कटवा देता था, जिसके कारण 1824 में ही विरोध हुआ था बैरकपुर में। ठीक है, तो ये विद्रोह जो हुआ था वो सैनिकों के साथ हुआ था। कंपनी ने सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसीलिए सैनिकों ने इसका विरोध किया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी ने किसके शासन को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया था। तो वो मुगलों का जो है शासन समाप्त करना चाहती थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई थी या वीरगति कब प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, अभी जस्ट बताया आप लोग को 1858 ईस्वी में इनकी जो है वीरगति को प्राप्त होती है ना, जून 1858 ईस्वी को। तो यहाँ हो गया हम लोग को कंप्लीट ये 5वां नंबर चैप्टर। अब आते लोग 6ठे नंबर चैप्टर को। 6ठे नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं है, ये चित्रकारी की एल्बम है। इन शब्दों को लिखने वाले कवि का नाम है ना, इन शब्दों को लिखने वाले कवि का नाम क्या है भैया। तो यानी कि किसने कहा था भैया कि दिल्ली की सड़कें जो है सड़कें नहीं, महज सड़कें नहीं, एक चित्रकारी का पूरी तरह से एल्बम है। ये किसने लिखा था भैया, किसने कहा था। तो मीर तकी मीर ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस काल को दिल्ली पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, यानी किस काल को दिल्ली पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1830 ईस्वी से 1857 के बीच में बहुत सारे अंग्रेजों ने चेंजिंग किया, तो इसको पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखानों का स्थान कौन सा स्थान नहीं था, मतलब कि कहाँ पर कारखाना नहीं था ये अंग्रेजों का। तो कोलकाता में था ही, जैसे कोलकाता के हुगली में 1651 में ही खुला हुआ था। सूरत में 1608 में कोशिश किए थे, बाद में 1613 में पूरा हुआ। मसूलीपट्टनम में था, यानी मद्रास वगैरह में भी था। दिल्ली में नहीं था। ठीक है, दिल्ली में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को पूरा करें। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलकत्ता, बॉम्बे और डैश प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में महत्वपूर्ण हो गया और ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गया। ठीक है, तो भैया ये कौन बन गया था 18वीं शताब्दी के समय में जो ब्रिटिश सत्ता का जो केंद्र बन चुका था, तो वो था मद्रास को बन चुका था केंद्र। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 1888 में लाहौरी गेट सुधार योजना क्यों बनाई गई। तो लाहौरी गेट सुधार योजना जो बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी। तो याद रखिएगा निवासियों को पुराने शहर से हटाकर नए प्रकार के बाजार चौक की ओर आकर्षित करने का एक तरीका था, जो लाहौरी गेट सुधार योजना चलाई गई 1888 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब नियंत्रण प्राप्त कर दिया। तो देखिए दिल्ली पर जो है नियंत्रण उन्होंने मिल चुका था 1803 में ही पूरी तरह से कंट्रोल आ चुका था। बाद में वो धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सत्ता जो थी वो मुगलों की सत्ता को समाप्त करना शुरू कर दी थी। अगला लिखा है कि जिन्नत अल मस्जिद को किस इमारत में परिवर्तित किया गया था। जो मस्जिद थी उसको अंग्रेजों द्वारा क्या किया, उसको बेकरी में चेंज कर दिया गया। बेकरी जहाँ बिस्कुट वगैरह बनता है जो, वहाँ उस रूप में बदल दिया। सूफी संत की कब्र को क्या कहा जाता था। तो सूफी संत की कब्र को आज भी कहा जाता है दरगाह कहा जाता है। दिल्ली की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिद जो है वो कौन सी थी, यानी कि दिल्ली कौन सी मस्जिद जो है भव्य है, वो जमा मस्जिद है, आज भी है। दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी। तो देखिए जब बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा किया गया था, फिर उसको बाद में रद्द कर दिया गया 1911 में, तो उसी समय राजधानी जो है बदल के, क्योंकि भारत की पहले राजधानी कलकत्ता थी, बदल के 1911 ईस्वी में राजधानी जो है दिल्ली कर दिया गया। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेसिडेंसी नहीं था। तो प्रेसिडेंसी कौन सा नहीं था। तो याद रखिए कि दिल्ली जो है प्रेसिडेंसी नहीं था। अगला लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए सूची में से कला और जीवन के पुनर्जागरण को कौन सा शब्द दिया जा सकता है। इसके अक्सर उच्च रचनात्मकता की अवधि के रूप में वर्णित किया जाता है। किसे भैया। तो पुनर्जागरण जो था, मतलब कि जो अंग्रेजों जो चेंजिंग हो रहा था उसको पुनर्जागरण कहा गया है। भारत में ब्रिटिश के अधीन प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से हैं। तो ब्रिटिश के जो अधीन में जो क्षेत्र थे वो बम्बई थे, मद्रास थे, कलकत्ता, इनमें से सभी था। ईद की नमाज
ईद की नमाज, एक सेकंड इसको रखिएगा, इंग्लिश में ये देखेंगे इसको। ईद की नमाज के लिए मुसलमानों के खुले प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? तो जो ईद की नमाज के जो खुले प्रार्थना स्थल होता है उसको क्या कहते हैं भैया? तो ईदगाह कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर। पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहरों के उदय का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था भैया? तो औद्योगिकरण था, उद्योग धंधा का बढ़ना था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सूफी लॉज जिसे अक्सर यात्रियों के लिए विश्राम गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और एक ऐसी जगह जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने, संतों का आशीर्वाद लेने और सूफी संगीत सुनने आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिंपल वर्ड में अगर कह सकता था इसको बताने के लिए बोल सकता था कि भैया वैसा जगह जहाँ पर धार्मिक ज्ञान मिलता है उसको क्या बोलते थे? खानगाह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। दक्षिण भारत में एक मंदिर शहर का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत के एक मंदिर शहर का नाम बताइए। तो जो दक्षिण भारत का जो मंदिर है वो कौन कौन सा मंदिर है? दक्षिण भारत के मंदिर का नाम पूछ रहा है। तो सोन मंदिर, मदुरई मंदिर और बालाजी मंदिर, ये सब क्या है? दक्षिण भारत के मंदिरों वाले शहर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बहुत पहले यमुना नदी के बाएं तट पर एक छोटे से क्षेत्र में कितनी राजधानियां की स्थापना की गई थी? तो यमुना नदी के बाएं तट पर जो है छोटे से जगह पर कितनी राजधानियां की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा उसमें राजधानी की स्थापना की गई थी, 14 राजधानियों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में विकसित 3 दरबारी नगरों के नाम बताइए। तो जो उस समय जो विकसित दरबारी नगर थे वो थे दिल्ली, आगरा, लाहौर, यानी इनमें से सभी था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बाद कितने वर्षों तक पूजा अर्चना की अनुमति नहीं थी? तो 1857 के क्रांति के बाद जो था कितने वर्षों तक पूजा अर्चना की अनुमति नहीं थी? तो याद रखिएगा लगभग 5 वर्षों तक अनुमति नहीं थी। शहरीकरण क्या है? शहरीकरण अगर देखा जाए तो क्या भैया? तो शहरीकरण ये कि लोग शहरों में रहने लगते हैं, इसको शहरीकरण कहा जाएगा। गांव से लोग शहरों की तरफ आने लगते हैं, तो जो लोग गांव में रहने लगते हैं इसको नहीं कहा जाएगा। जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो लोग शहरों में रहने लगते हैं उसको शहरीकरण कहा जाएगा। या गाँव से शहरों की तरफ बढ़ना एक तरह से क्या कहलाएगा? शहरीकरण हो जाएगा। शाहजहां द्वारा निर्मित सबसे शानदार राजधानी कौन सी थी? तो सबसे शानदार राजधानी जो शाहजहां द्वारा जो था वो था शाहजहाबाद। ठीक है। लाल किला किसने बनवाया था? तो भैया लाल किला जो हो या ताजमहल हो, ये सब शाहजहां बनवाया था। अगर बाबर के बारे में होगा तो बाबर ने खुद की अपनी किताब लिखी थी तुझे बाबरी। ठीक है। उसके बाद अकबर जो था, अकबर के लिए तो बहुत सारा युद्ध लड़ा, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में फेमस है। दिल्ली के निकट लाल पत्थर से बने कौन सी इमारत शाहजहाबाद में एक महल किले के रूप में बनाई थी, जो भारत के मुगलों सम्राट का निवास भी था? ठीक है। तो कौन सा था भैया? वो था लाल किला, जो कि लाल पत्थर से बनाई गई थी। वो निवास स्थल में था अंग्रेजों का, और एक तरह से आज के समय में उसको हमारा झंडा फहराया जाता है। दरगाह क्या है? तो भैया दरगाह जो है वो क्या? एक मकबरा है जो सूफी संतों का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित को पूरा करे डैश को हराने के बाद अंग्रेजों ने 1830 ईस्वी में दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया? किसको? मराठा को हराना के बाद। ठीक है। यानी मराठा जो है, जो अहमद शाह अब्दाली आया 1761 में जो लड़ाई हुई पानीपत का तीसरे युद्ध, उसके बाद मराठा का शक्ति कमजोर हो गया धीरे धीरे। उसके बाद अंग्रेजों ने भी मराठा को जो क्या किया, रोक दिया, दबाने की कोशिश किया, और बाद में अंग्रेजों ने पूरी सत्ता पूरी भारत पर ही कब्जा कर लिया। यमुना नदी के बाएं तट पर लगभग 60 वर्ग मील के क्षेत्र में कितनी राजधानी शहरों की स्थापना की गई थी? तभी जस्ट पढ़े लो कितनी राजधानी शहरों की स्थापना की गई थी? तो 14 राजधानी शहरों की। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? तो अंग्रेज जो थे बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिए? तो इनको भेज दिया गया था, ये जो रंगून जेल है वहाँ भेज दिया गया था, बर्मा में। ठीक है। बर्मा का रंगून जेल है वहाँ भेज दिया गया था, जहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जा रही है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी
के रूप में कब निर्मित किया गया था? तो 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। 1911 ईस्वी में ये राजधानी चेंज हो गया था और 1912 में लागू हो गया। ठीक है, मतलब भारत की राजधानी जो है दिल्ली हो गई। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का क्या महत्व है? तो जो जामा मस्जिद का जो महत्व है वो एक तरह से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। ठीक है, और भव्य मस्जिदों में से एक है। तो भारत का सबसे बड़ा और भव्य मस्जिद में से है। उस मस्जिद का नाम बताइए जिसे अंग्रेजों ने बेकरी में बदल दिया था। तो बेकरी में किसे बदल दिया था भैया? तो जो जिन्नत अल मस्जिद जो था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अंग्रेजों ने क्या किया, इसको बेकरी में बदल दिया। नीचे दिए गए विकल्पों को सूची में से 19वीं शताब्दी के दौरान कौन से शहरों का शहरीकरण समाप्त हो गया था? तो याद रखिएगा, जो अगर शहर जो दिख रहा है इसमें मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम के बारे में बता रहा है कि इसकी शहरीकरण जो है समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से कौन विनिर्माण शहर था? तो विनिर्माण जो शहर था वो था ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी क्षेत्र कौन से थे? जो प्रशासनिक और दृष्टि देखा जाए तो मुंबई, मद्रास और बंगाल जो था वो प्रसिद्ध, जो 3 प्रमुख क्षेत्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर औपनिवेशिक भारत में प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित नहीं हुआ था? तो ये मतलब गुलाम नहीं था, तो कौन था भैया? तो आगरा जो था उस समय औपनिवेशिक शहर नहीं था। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित विकल्पों की सूची में से एक के बंद अंत वाली सड़क को क्या कहा जाता है? तो उसको कहेंगे कुल डी से कहा जाएगा। और खानका जहाँ शिक्षा मिलती है, दरगाह तो जहाँ पर जो मकबरा रहता है, ईदगाह जहाँ नमाज पढ़ते हैं। 1947 में भारत विभाजन के समय कितने दिल्ली मुसलमान पलायन कर गए? तो कितने कर गए भैया? तो याद रखिएगा, दिल्ली के 2/3 जो मुसलमान थे वो पलायन कर गए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विनगरीकरण से संबंधित है? यानी नगरीकरण नहीं, विनगरीकरण। तो आर्थिक या सामाजिक कारणों से शहरी क्षेत्र के लोगों का पलायन। तो जो आर्थिक और सामाजिक कारण होता है, इससे शहरी क्षेत्र का लोगों का जो है पलायन। ठीक है, ये विनगरीकरण से संबंधित है। दिल्ली में अधिकांश प्रवासी थे। तो दिल्ली में जो प्रवासी थे वो कहाँ के थे भैया? तो वो अधिकांश जो प्रवासी थे वो थे पंजाब के। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने से पहले कौन अन्य शहर जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? यानी पहले कौन सा भारत की राजधानी थी? तो कलकत्ता था, शुरू में ही बता दिया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के अंत में कौन सा नया ब्रिटिश बंदरगाह नहीं था? तो कौन सा नया ब्रिटिश बंदरगाह नहीं था? वो था भैया मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? तो किस वर्ष भैया बनी भारत की राजधानी? तो 1911 में और 12 में भी कहा जा सकता है। 19वीं शताब्दी में कौन सा क्षेत्र विनगरीकृत नहीं था? विनगरीकृत नहीं था भैया, तो वो था बम्बई। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का कंप्लीट। कैसा रहा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी तरह की समस्या होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 9905550148। ठीक है, यहाँ पर आप मैसेज करके चाहे तो PDF को बहुत ही मिनिमम पे पर उसको पेमेंट करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, या यहाँ से ही फ्री ऑफ कॉस्ट में ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी PDF को मैं पढ़ाऊँगा। और जो पॉलिटिकल साइंस है, आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का जो नोट्स जो है वो लगभग रेडी हो चुका है। ठीक है, आज नाइट तक आप लोग को मिल जाएगा। जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के लिए पेमेंट किया था वो एक बार मैसेज जरूर कर देंगे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए पेमेंट किया था। तो अब मैं आप सभी का जो जिनका पॉलिटिकल साइंस का है उसको मैं दे दूँगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है पॉलिटिकल साइंस का, आप सभी को ना वो उम्मीद है कि बेहतर लगेगा। और मैं भी उसका MCQ जो है जैसे ही आप सभी को एक दे देता हूँ नोट्स वगैरह, तो मैं शुरू करा दूंगा आप सभी को नोट्स, है ना। आप सभी भी उसका फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है और आज का क्लास कैसा है ये भी बताते रहिएगा।
ज्योग्राफी का सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करते रहिए, बाकी ताकि जो हम लोग थ्योरी क्लास कर लिए हैं लोग, उसका रिवीजन जो है एमसीक्यू के रूप में होते रहे। जैसे ही ये एमसीक्यू कंप्लीट होता है, उसके बाद एक नया प्लानिंग के साथ आया जाएगा, जिसमें ज़बरदस्त तरीके से एक रिवीजन कराने का प्लान सोचा हो, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों एक ही साथ रहेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बेहतर लग रहा होगा। तो फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।